जी सेकंड पार्ट इसका शुरू करते हैं। बीच में पॉज करता हूँ, मैं परेशान हो जाया करें, कट नहीं करते। असल में ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए ये मसला आ रहा था कि उनको ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के अंदर पता नहीं को मसला आ रहा था, अगर लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो रहा था तो पौने एक घंटा 40 मिनट से ऊपर जब जाता है तो इसलिए हम 2 पीसेज में कर देते हैं। अच्छा जी 6.1 तो यहाँ तक कोई मसला तो नहीं किसी को? लास्ट रीवैल्यूएशन लिख लें। लास्ट रीवैल्यूएशन वॉज परफॉर्म्ड, आगे लिखे, आप मेरे पास जगह नहीं है, वॉज परफॉर्म्ड ऑन यकम जनवरी 16, ऑन यकम जनवरी 16 बाय एक्यूरेट वैल्यूअर्स एंड इंडिपेंडेंट फर्म ऑफ, वो सारी बात लिख लें, ठीक है? मुफ्त के नंबर है, मिस नहीं कर देने कभी। बाय एक्यूरेट वैल्यूअर्स प्राइवेट लिमिटेड एंड इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन कंपनी। आपके पास सवाल नहीं है हैदर? क्यों? किताब बैग में पड़ा है? अच्छा ठीक है, नहीं कहें तो मैं बैग से निकाल के आपके सामने मैं लेकर खड़ा हो जाता हूं। अच्छा ओके, जी जी जाहिर है, मासूम मासूम सवाल होते हैं, मासूम मासूम बच्चों के हैं, आपको तो सब पता है। चलें आगे। दूसरा सब नोट है, क्या बनाते थे? 6.2 है मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस। जरा छोटा छोटा लिख रहा हूं भाई, ध्यान से एक बार देख लें क्या लिख रहा हूं, जगह तंग है, नोट बनाना चाह रहा हूं इसलिए पूरा। मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन। अच्छा बच्चों अब जरा ध्यान से सुनिएगा अगली बात मेरी। आई कैप इंसान बन के बैठा करो यार क्लास में। अच्छा आई कैप ने अपने सॉल्यूशंस के अंदर 2 साल के नोट बनवाए हैं 2 दफा, मिसाल के तौर पे 3 दफा, तो एक आध दफा दोनों साल के कंपैरेटिव बना रहा है, एक आध दफा किसी एक आध में एक मिस भी कर दिया। तो अगर 2 साल का नोट आए तो हम कंपैरेटिव भी 2 साल का ही बना लिया करेंगे, ठीक है ना? सही है, मुश्किल नहीं है, जब एक चीज बनी खड़ी होती है, फॉर्मेट है, बस 2 साल ही ऐड करने हैं ना, ठीक है? यानी हाँ, यानी मूवमेंट एंड इवन सरप्लस है ना, तो ये मैं 16 का भी बना लेता हूँ, ये मैं 15 का भी बना लेता हूँ, बाकी हमारे हेड्स तो वही रहने हैं। याद है क्या? ओपनिंग, अरोज, एडजस्टेड, ट्रांसफर्ड और क्लोजिंग। चले अब अगेन उसूल वही रखना है भाई, जो उसूल आपको नोट के लिए वहां पे मेन नोट के लिए कहा था ना, यहां पर भी उसूल वही रखना। अगर आपको 15 का नोट बनाना है तो ओपनिंग चाहिए आपको यकम जनवरी 15 पे, कभी भी यकम जनवरी 15 पे इसको ना निकालना, बल्कि एक दिन पीछे चले जाना, ठीक है? 31 दिसंबर 14 पे खड़े होना और वापस अपनी वर्किंग में आ जाना। और अब जागते 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 सब जागते जागते, कोई सोने की कोशिश ना करे, ठीक है जी? अब ये वाला कॉलम छुपा देना है और सिर्फ रियल सरप्लस वाला कॉलम देखना, ठीक है? अब हम कहां खड़े हैं? 31 दिसंबर 14 पे। 31 दिसंबर 14 पर देखा तो रियल सरप्लस की बुक वैल्यू कितनी आ रही है जी? अब जो यकम जनवरी 15 वाली गलती करेंगे वो 29 उठा जाएंगे, ठीक है? इसलिए उसूल यही रखना है। 31 दिसंबर यकम जनवरी 15 का बैलेंस चाहिए ना ओपनिंग, तो निकालो उसको एक दिन पीछे जाकर 31 दिसंबर 15 पे। अब डिसाइड हो गया 31 दिसंबर 15 का बैलेंस चाहिए। अब वर्किंग में आए, वर्किंग में आकर देखा 31 दिसंबर 14 के सामने क्या पड़ा हुआ है? 0, कुछ था ही नहीं, तो ओपनिंग बैलेंस कितना है? 0, ठीक हो गया? डन। उसके बाद अरोज ड्यूरिंग द ईयर है जी 15, 29 रुपए का अरोज हुआ 29। ये मैं दोनों साल का इसलिए बना रहा हूं ताकि सारी चीजें इस सब नोट वाली आज इस्तेमाल हो जाएं, मसला खत्म हो जाए कि एडजस्टेड में क्या आता है, अरोज में क्या आता है, ट्रांसफर्ड में क्या आता है, पता हो ना, ठीक है? अरोज हो गया जी 29। अब ये वर्किंग वाला ये कॉलम ही चल रहा है। 31 दिसंबर 15 पर 2 रुपए का ट्रांसफर हुआ, बोलो हुआ? एडजस्टेड कोई नहीं है इसमें, ट्रांसफर्ड है कितना? 2, और क्लोजिंग क्या है? वो वर्किंग से मैच कर रहा है, देख लो 31 दिसंबर पे। एडजस्टेड में देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। वैसे मैंने कल भी बताया था अगर लॉस आए और वो सरप्लस को खा जाए, थोड़ा खाए सारा खाए, खत्म कर जाए ना खत्म कर पाए, बहरहाल लॉस आए और सरप्लस को एडजस्ट कर दे, खा जाए तो उसको एडजस्ट, अभी देख लेते हैं, अभी आ रहा है अगले साल, ठीक है? चलें आगे। अच्छा अब दोबारा सोचने की क्या जरूरत है, अब तो क्लोजिंग मौजूद है, इसको क्या बना लोगे? ओपनिंग। 16 के साल में आ गए, 16 के साल में देखा तो रिवैल्यूएशन लॉस आया। एक मिनट में पूरी बात कर लूं फिर आप सवाल पूछ लेना, ठीक है भाई? कितने का लॉस आ रहा है? 54 का। क्या ये 54 का लॉस यहां लेके जाएंगे? ये तो नोट की बॉडी में जाने वाला कॉलम है ना, हम तो चल रहे हैं सरप्लस में, ठीक है? अब सरप्लस के कॉलम को देखते हैं तो सरप्लस जो 27 का पड़ा था वो सारा गया, यानी एडजस्ट हो गया। क्या हो गया जी? एडजस्ट हो गया। तो अरोज कुछ ना हुआ इस बार, उल्टा लॉस आया और उसको खा गया। अब देखो कितना सरप्लस बचा? 0। कितना बचा? 0। इसीलिए फिर कुछ ट्रांसफर के लिए भी नहीं हमारे पास, यानी कि कोई ट्रांसफर भी नहीं है और सरप्लस क्या हो चुका है? 0, ठीक है? ये मुकम्मल चीजें, इसके अलावा कोई चीज और होती नहीं है सब नोट में। जी आप पूछे भाई। हाँ क्यों यार? वो एसिड का बैलेंस था, उसमें से डेप्शन माइनस करके बुक वैल्यू क्या आ रही है फिर ये बताओ? 456 है उसमें, तो फिर ये ट्रांसफर हुआ, ये सरप्लस हुआ, ये 378 है, ये 37 ओपनिंग की बात हो रही थी और ओपनिंग एसिड अकाउंट था, उसमें डेप्शन माइनस होगी तो बुक वैल्यू कितनी आएगी वो देखनी पड़ेगी। तो आप ओपनिंग 56 पे खड़े हैं, आप 24 को माइनस करके देखें कितना आता है।
आप 31 दिसंबर की फिगर को यकम जनवरी पर लिख रहे हैं ना भाई, ठीक है। वहां पर एसेट अकाउंट अलग है, उसकी एक्यूमुलेटेड एक्शन अलग है। यहाँ पे रिवेन्यू सरप्लस अकेला ही है, उसी के अंदर सरप्लस आ रहा है, उसी में कमी हो रही है, तो वो यहीं से नजर आ रहा है सीधा सीधा। उसूल वही है, मैंने उसूल वही का मतलब ये बोला था कि अगर आपको यकम जनवरी 15 पे बैलेंस चाहिए तो 31 दिसंबर 14 पे खड़े होकर निकालो। जब वहां पे जाओगे तो आपको यही नजर आएगा, सिफर ही नजर आएगा 31 दिसंबर 14 पे, ठीक है। ओके ओके जी, एक रह गया अब, हैड देयर बीन नो रीवैल्यूएशन। अब वो आप लिखेंगे पूरी कहानी, मैं थोड़ी लिखूंगा, मैं तो यहाँ पे लिखूंगा हैड देयर बीन, ये तो लिखूंगा हैड देयर बीन डॉट डॉट डॉट, लिख लिया आपने। अब ये भी दोनों साल का बना दे, 16 का भी बना दे, 15 का भी। अब ये कैसे बनता है जी नोट, सब नोट कॉस्ट लिखते हैं, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं और बुक वैल्यू आ जाती है। जी, अगर कभी एसेट रीवैल्यू ना हुआ होता तो एसेट अकाउंट में क्या चीज नजर आ रही होती और अक्यूमुलेशन में क्या नजर आ रही होती, अक्यूमुलेटेड एक्शन डेट ऑफ परचेज से उस दिन तक की जिस दिन खड़े हो, ठीक है। अब इस 15 का मतलब क्या है, 31 दिसंबर 15, इस 16 का मतलब है 31 दिसंबर 16। लेकिन इसमें वो टेंशन नहीं है ओपनिंग निकालने हैं नोट की तरह से या इस मूवमेंट की तरह से, इसमें वो टेंशन नहीं है, ओपनिंग नहीं निकालना, क्लोजिंग डेट पर फिगर बतानी है। तो सुकून से देखो, एसेट ना कोई बिका ना कोई हमने नया खरीदा, बिल्डिंग जितनी थी उतनी है ना, तो फिर एसेट अकाउंट में क्या नजर आएगा, 450 की कॉस्ट, ठीक है। अब इसकी डेप्रिसिएशन कितनी होगी वो देख लेते हैं, इधर देखें 450 कॉस्ट थी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लाइफ कितनी थी 20। अब ये खरीदा था हमने यकम जनवरी 14 पे, 31 दिसंबर 14 और 31 दिसंबर 15 कितने साल गुजर जाएंगे, 2, तो टोटल 45। तो ये क्या आ गया जी 405। अब ये उठा के ओपनिंग लिखना, ये क्लोजिंग्स हैं, सुकून से क्लोजिंग बैलेंस बताने हैं सब नोट के अंदर, ठीक है। अब 450 तो 450 रहना कॉस्ट जो है, ओके। लेकिन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालने के लिए वर्किंग दोबारा कर लेते हैं, ये सिंगल स्टार था, अब हम कर लेते हैं डबल स्टार। 450 डिवाइडेड बाय 20 इनटू यकम जनवरी, अब देखो डेट ऑफ परचेज है यकम जनवरी 14 से 31 दिसंबर 14, 31 दिसंबर 15, 31 दिसंबर 16, कितने साल 3, टोटल 68 और बुक वैल्यू 382। सही है, सब नोट्स की मैंने कहा प्रैक्टिस भी हो जाएगी इस सवाल में। भाई आपको समझ आई है वो पॉइंट की जो आप पूछ रहे थे? अच्छा जी, जी भाई पूछ रहे हैं कल जो हमने एएल वाला सवाल किया था उसके सब नोट्स बनने हैं, बिल्कुल बनने हैं, क्यों नहीं बनने। अगर उसने पीपीई का नोट मांगा है तो सब नोट्स भी बनेंगे, लाजमी बनेंगे, बना के आइएगा कल बना के आइएगा। ले आए आमिर भाई, तस्वीर बना लें भाई हाइब्रिड वाले जल्दी से, चले 1 मिनट दे दें इनको, 1 मिनट दे दें हाइब्रिड वालों को। जी भाई पूछ रहे हैं अगर इक्विपमेंट की, ये तुम लोग याद नहीं कराते मुझे कि मैंने ऑनलाइन वालों के सवाल रिपीट करना होता है, जिम्मेदारी किसकी थी भाई, खामोश रहेंगे सब, बाजियां सब भाई, बाजियां सब, सबको कह रहा हूं खामोश रहेंगे सब। जी भाई का सवाल क्या है, किसका सवाल था? हाँ हाँ अच्छा सवाल था भाई, कह रहे हैं अगर इक्विपमेंट भी रिवैल्यू हो जाए तो भाई दोनों एसिड रिवैल्यूएशन मॉडल पे होंगे ना, तो हम लिख देंगे लास्ट रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड और एक ही दिन पे हो रहे होंगे वो। अब 2 डेट्स नहीं रखे हो, इतना नहीं सवाल को उलझा सकता, फिर सवाल बहुत लेंथी हो जाता है ना, एक को स्टार्ट ऑफ द ईयर कर रहे हो, एंड ऑफ द ईयर कर रहे हो, तो नॉर्मली एक ही डेट के ऊपर दोनों एसिड्स, जैसे वो ओमेगा केमिकल वाले सवाल में 31 दिसंबर में हमने अपने एसिड्स को उठाकर रिवैल्यूएशन मॉडल पे ले गए, ऐसा तो हो सकता है, ठीक है। एक से ज्यादा रिवैल्यूएशन मॉडल हो सकता है यूं तो, लेकिन एसिड के अंदर आपका सब नोट पहला तो एक ही बनेगा, फिर दूसरा कौन सा होगा रिवैल्यूएशन की मूवमेंट, उसमें अब 2 जाहिर है अगर वो इस तरह से कर रहा है 2 साल नहीं है 1 साल ही है, तो आप क्या करोगे, आप दोनों एसिड्स को अलग अलग, जैसे मैंने साल की हेडिंग बनाई आप एसिड की हेडिंग बना दोगे, एक ही दफा मूवमेंट बन जाएगी। फिर आप कॉस्ट वाले के अंदर जाओगे, उसमें भी आप 2 इस तरह से हेड्स लाइन बना, कॉलम बना लोगे, दोनों में इकट्ठा लिख दोगे, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे 15 और 16 2 साल का था, ऐसे 2 एसिड्स भी रिवैल्यूएशन मॉडल पे हो सकते हैं। सब नोट्स तब बनते हैं जब पीपीई का नोट बन रहा है, बेसिकली पीपीई के नोट का ये पार्ट है डिस्क्लोजर। आईएस 16 की, चुप कर जाओ ना यार, आईएस 16 की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट जो है, फिर तुम कहते मुझे पढ़ाना गए, ये तो कैफियत है। अच्छा जी सुने, बात बुला देते हो ना यार, डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ देखें, इसमें आईएएस 16 ने हमसे डिस्क्लोजर जो रिक्वायर किए हैं वो ये सारे के सारे रिक्वायर्ड हैं, इसका मतलब ये जरूरी है सारे। अब आप कह रहे हो डिस्क्लोजर तब बनेंगे जब रिवैल्यूएशन आएगी, सब नोट्स, ऐसी बात नहीं है, रिवैल्यूएशन नहीं भी है तब भी सब नोट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। चेंज इन एस्टीमेट का बन गया, मूवमेंट कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस का बन गया, और 3-4 चीजें पढ़ाऊंगा जिस दिन डिस्क्लोजर पढ़ाऊंगा, 3-4 चीजें उसमें पढ़ाऊंगा, ठीक है। वो 3-4 चीजें यही होंगी जिसमें कहेगा कि आप बताएं को आपका एसेट कोई कहीं प्लेज तो नहीं किया आपने एज सिक्योरिटी किसी से लोन लेने के लिए, आपके कहीं किसी एसेट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है प्रॉपर्टी के ऊपर कि वो किसी के कब्जे में है या आपके नाम नहीं है आपके कब्जे में, ऐसी बात है तो बताओ। आपने कोई फ्यूचर कमिटमेंट तो नहीं की हुई है वो बताओ, ऐसी बहुत सारी बातें हम और बताते हैं। फुली डेप्सिड एसेट को पढ़ा है तो बताओ, आइडल पढ़ा है कोई तो बताओ, ये अंग्रेजियां पढ़ेंगे, तो ये सारे सब नोट्स ही हैं, ये सब रिक्वायर्ड है। तो रिवैल्यूएशन होगी तो उसमें ये 3 सब नोट्स बनेंगे एक्स्ट्रा, इसके अलावा बाकी जितने हैं वो कितनी जगह हैं, तो रिवैल्यूएशन नहीं होगी तो बस ये 3 सब नोट नहीं होंगे जो बना रहे हैं, लेकिन ये रिवैल्यूएशन आपके सवालों में होगी, इसलिए ये 3 मैंने साथ ही शामिल किए हुए हैं। ओके अच्छा जी, मेरे ख्याल में सब नोट्स में आपका कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए मजीद। जी क्वेश्चन पूछे भाई, ठीक है।
फैम वाला सवाल कर लेना जी। किया था फैम वाला सवाल, उसमें यही तो था कि फैम वाले सवाल में हमने वो सबसे पहला नोट का सवाल जो किया था, जिसने नहीं किया 1 मिनट, वो सवाल के अंदर क्या था, एक एडिशन थी 100 रुपए की और ओपनिंग बिल्डिंग्स पड़ी थी 400 की। सवाल की फिगर्स भी याद है मुझे। 400 वाली बिल्डिंग को रीवैल्यू किया था, एडिशन उसी दिन आया था, उसको नहीं किया था। अब सवाल ना आप ऐसे पूछते हैं ना, जो अगर ऐसा हो, उस अगर के साथ ना बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं। अगर आप वाला सिनेरियो बनना है ना, तो फिर वो ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन करवाएगा, अगर सवाल ही उसने बनाना है। अगर मैं एग्जामिनर हूं तो फिर वो शुरू वाली और दरमियान वाली सबकी वैल्यू बताएगा, तो सबको कर लेंगे रिवैल्यू, नहीं बताएगा तो जिसको नहीं बताएगा नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो सवाल को सवाल के साथ देखो, जितने किए हैं उनके अंदर बात करो, बाकी फिर देखेंगे इंशाल्लाह। अभी तो मैदान खुला पड़ा है, अभी तो 100 लेक्चर रहता है। देख लेना सवाल जब आएगा तो। आबिद लिमिटेड वाला सवाल मैंने करवा दिया है, उसके सब नोट को मैं करवा दूंगा, ट्राई करो बेटा जी। ये सवाल इस वक्त डिस्कस करना है ना मैंने यार, दोनों क्लासें आगे पीछे हो जाएंगी, फिर जो बात रही हुई है वो मुझे माफी थोड़ी है, करवा के ही जाऊंगा मैं। लेकिन जो सुबह हो गया वो फिलहाल पहले कर लें, 10 मिनट रह गए। अच्छा जी, इस सवाल में माजरत मेरी नजर नहीं पड़ सकी थी, तो मैंने ये गौर नहीं किया था कि रेक्टिफिकेशन भी है, तो फैक्ट्री बिल्डिंग को फिलहाल मैं छुपा रहा हूं, आपने नहीं काटना। ये आईकेएफ का स्टडी टेक्स्ट का ही सवाल है, इसमें ये पूरा सवाल स्टडी टेक्स्ट के साथ किताब में मौजूद है ना, तो लेक्चर नोट्स के अंदर मैं छोटा वाला वर्जन भी कर दूंगा, ठीक है। ओके, वो छोटा वर्जन क्या होगा, सिर्फ ऑफिस बिल्डिंग आ रही होगी। ये इसलिए मैं कर रहा हूं कि हमने रेक्टिफिकेशन, मैंने बच्चा पिछली क्लास में, वरना मैं समझा देता। मैंने कहा आपने इंट्रो में रेक्टिफिकेशन पढ़ी, कोई थोड़ी बहुत, नहीं बिल्कुल नहीं पढ़ी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर इसका वेट कर लेते हैं। इसके साथ हम लिख लेंगे आफ्टर करेक्शन ऑफ एरर, एक टॉपिक हमारा है, बड़ा मेन टॉपिक है, हमें करना है को 10-12 दिन लगाने हैं उस पर कम से कम, और बल्कि उसकी बाकी चीजें सीखने की बात डालो तो शायद 13-14 दिन भी लग जाए। उसमें हम इन्वेंट्री भी रिवाइज कर रहे होते हैं, बैड फुल भी रिवाइज करते हैं, गूगल पेमेंट पहले कर जाते हैं। तो रेक्टिफिकेशन का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो अगले टॉपिक में भी यूज होता है। तो उसको जब कर लेंगे तो ये सवाल इट वुड बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू, ठीक है। लेकिन अभी चूंकि वो चीज पढ़ी नहीं हुई, इसलिए उसको मैं फिर फिलहाल पेंडिंग कर रहा हूँ। कल मैं आपको वो चेंज वर्जन सवाल का भी दे दूंगा अगर याद रहा तो, नहीं तो ये चेंज कर तो रहा हूँ आपके लिए। लो भाई, आपका सवाल बस इतना सा है, ठीक है। ये सवाल देख लें जी। अब इस सवाल में क्या क्या मैंने चेंज कर दिया, अब आप देख लें। सिर्फ ऑफिस बिल्डिंग नजर आ रही है, उसके बाद पहले पैरा के अंदर ये 2 लाइनें और वैल्यूएशन रिपोर्ट तक आ रहा है। आप ब्रैकेट लगाइएगा, काटिएगा मत। वैसे आपकी किताब में ये सवाल मौजूद है, अगर काट भी देंगे ना फॉर द टाइम बीइंग, तो मुकम्मल सवाल आपको मौजूद है किताब के अंदर, तो बेशक काट भी दें। फिलहाल हमारे सवाल में रेलेवेंट नहीं है, इसमें रेक्टिफिकेशन है। ओके, इसके साथ लिख लें बेशक आप, जो ब्लैक किया है लाइन लगाई, इसका स्टार लगा के लिख लें, फैक्ट्री बिल्डिंग आफ्टर करेक्शन ऑफ एरर, ठीक है। अच्छा चलें, जब बाकी सवाल देख लेते हैं। इस सवाल के अंदर जो सबसे अहम बात थी, कितने बच्चों ने ट्राई किया इसको? चलो इसके अंदर मैं बात कर रहा हूं ऑफिस बिल्डिंग की। कितने बच्चों ने ऑफिस बिल्डिंग को ट्राई किया? ऑफिस बिल्डिंग को ट्राई किया, हाथ खड़ा करें, ऊंचा देखना चाह रहा हूं। क्या मसला आया? क्या मसला आया? इसमें एक बड़ा ऑब्वियस मसला था, एक बड़ी अहम वर्किंग हमने सीखनी है। हाँ, इसमें डेट ऑफ परचेज मिसिंग थी। ओके, चले हम जल्दी से इस सवाल को कर लेते हैं, वर्किंग को जरा कर लेते हैं, सिर्फ वर्किंग को। ओके, सवाल पढ़ें। ऑन 31 दिसंबर 13 ओमेगा केमिकल चेंज इट्स वैल्यूएशन मेथड फ्रॉम कॉस्ट टू रीवैल्यूएशन फॉर इट्स बिल्डिंग्स। जी, वो कह रहे हैं जी कॉस्ट मॉडल से हम रीवैल्यूएशन मॉडल पे स्विच कर गए ऑन 31 दिसंबर 13। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू इट्स बिल्डिंग एज एट 31 दिसंबर 13। सबसे पहले क्या गिवन है जी? ऑफिस बिल्डिंग नाम लिखा हुआ है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एज ओरिजिनली एस्टिमेटेड। कितना? नहीं, चेंज इन एस्टिमेट कहां लिखा हुआ? अच्छा नहीं हो रहा तो आगे बताएगा। अभी तो उसने बताया ओरिजिनल लाइफ ये है, अगर आगे जाकर कहीं लिख दे, लेकिन रीवैल्यूएशन के दिन यहां पर क्या लिखा हुआ है? रीवैल्यूएशन अमाउंट एज पर रीवैल्यूएशन रिपोर्ट। इसके साथ एक कॉलम और डाल देता ना, यू लिख देता एज पर रीवैल्यूएशन रिपोर्ट, नीचे लिखता रीवैल्यूड अमाउंट और यहां लिखता लाइफ, तो हो गया था चेंज एस्टिमेट में। इसलिए वहां डिसाइड नहीं कर लेना देखकर, वो तो ओरिजिनल उसने लाइफ दिया है, तो ओरिजिनल लाइफ सकता है, साथ में एस्टिमेट चेंज भी करवा सकता है, ठीक है। तो जंप नहीं करना कंक्लूजन पे। 25 साल ओरिजिनल लाइफ है। नेक्स्ट, कॉस्ट है 164.50, अक्यूमुलेटेड डेप्शन है 36,032। ये क्या है? ये तो रीवैल्यूड अमाउंट है ना, ये तो बाद में देखते हैं। अब इसके साथ ना अक्यूमुलेटेड डेप्शन के साथ एक स्टार लगा हुआ नजर आ रहा है आपको। ये स्टार के बारे में क्या कह रहा है? इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 13। वो कह रहा है कि इस साल आपको डेप्रिसिएशन करने की भी जरूरत नहीं है, हम 31 दिसंबर 13 पे एसेट को ला चुके हैं। ये इसकी कॉस्ट है, ये इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इनको नेट करोगे तो बुक वैल्यू आ जाएगी, इस दिन कंपेयर कर लेना, मसला ही कोई नहीं। तो यहां तक को मसला था भी नहीं सवाल के अंदर। चलिए जी काम शुरू करते हैं। तो 31 दिसंबर मैं वर्किंग कर रहा हूं, एंट्रीज मांगी हुई हैं। अच्छा एंट्रीज रिक्वायरमेंट में भी जरा ब्रैकेट लगा लें, रिक्वायरमेंट में ये भी छुपा दें, ठीक है। तो बस 31 दिसंबर 14 तक आपकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन 14 की वर्किंग करनी, 14 की एंट्रीज करनी है, तो वर्किंग को तो 13 से करके लाना पड़ेगा, क्योंकि 13 में ये रीवैल्यू हो रहा है, ठीक है ना। तो 31 दिसंबर 2000 वर्किंग नंबर 1 जो हम करते थे, ठीक है। 31 दिसंबर 2013 और हमें क्या अवेलेबल है जी? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू है 164.5 माइनस 26.32। ये तो आसान है, सबने निकाल ली होगी। कितना जी? 138। ये है जी, हम बात कर रहे हैं सिर्फ ऑफिस बिल्डिंग की ना अभी। ओके, अब मजीद डेप्रिशिएट करें 31 दिसंबर 13 पे लेके जाने के लिए। आया खड़ा है, खुद कह रहा है कि यहां पर आया खड़ा है। अब इस दिन वो क्या कहता है? इस दिन रीवैल्यूड अमाउंट है 31 दिसंबर 13 पे, ये सब काम हो रहे हैं ना। इस दिन रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है? 149.94। ये एग्जैक्ट इतना ही आता है 138? नहीं, आप वो पॉइंट्स में उसने दिया हुआ है डाटा, तो आप भी पॉइंट्स में करो, मुझे बताओ। 130.5
ये तो 139 बनता था ना फिर। चलें बहरहाल, अभी 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट यूज कर रहे हैं हम। ओके, अब एक लाइन खाली छोड़ोगे, ईयर एंड रिवैल्यूएशन है भाई, एक लाइन खाली छोड़ोगे, रीवैल्यूड। अच्छा ये ले 18, इसी में उलझे रहना, काम की बात ना सीखना। 31/13 पर रीवैल्यूड अमाउंट आएगी 149.94। तो एक लाइन खाली छोड़ी आपने और लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट लिख दी 149.94। सरप्लस आ गया 11 चलो या अल्लाह कोई एक पास से लग जाना है। तो सरप्लस है जी 11.76 11.76। लेकिन नहीं यार, आप लोग 60 को भी 60 का है बस। अच्छा जी नेक्स्ट, अब क्या करना है हमने, असल में ना एंट्रीज चाहिए हमें 2014 के साल की, पर मसला यह है कि इससे पहले ये गड़बड़ हो गई छोटी सी। वो क्या हुई, 1 जुलाई 14 पर हमारे साल के एंड दरमियान में आ बिल्डिंग वॉज सोल्ड फॉर 30 मिलियन। अब आगे उसने उसका कुछ डाटा दे दिया। पहले सवालों में हम कॉस्ट को एक सेम अज्यूम कर लेते थे, डिवाइड बाय जितनी बिल्डिंग टोटल मल्टीप्लाइड बाय जितनी बिकी हैं, फिर रिवैल्यूड अमाउंट के साथ भी वैसे ही करते थे। इस सवाल में उसने कहा नहीं ऐसे नहीं, हम बिकने वाली की डिटेल अलग बता रहे हैं। हमने कहा अच्छा बताओ, कहने लगा 27.72 इसकी बुक और 31.19 इसकी रीवैल्यूड अमाउंट है। चेक कर लो, जुमला यही है। ऑन 1 जुलाई 14 वन ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग वाज सोल्ड फॉर 30 मिलियन। ऑन 31 दिसंबर 13 रिवैल्यूएशन के दिन की बात कर रहा है। रिटन डाउन वैल्यू बिफोर रीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ द सोल्ड बिल्डिंग अमाउंटेड टू 27 एंड 31.92 रिस्पेक्टिवली। यानी रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है 31.92 और बुक वैल्यू कितनी है। ठीक है, ये जुमला इस तरह से पढ़ना तो आता है ना। चलो शुक्र है। चले अच्छा जी, अब हमें इस दिन इन दोनों को कंपैरिजन करने से ना सरप्लस भी निकाल सकता है। ठीक है, 31 दिसंबर 13 की बुक वैल्यू 27.72 है, बोलो डिस्पोजल की, और अगर इसकी हम रीवैल्यूड अमाउंट देखें तो वो 31.92 है। इन दोनों का डिफरेंस लें तो कितना आता है, ये 4.2 रीवैल्यूड एसेट का सरप्लस अलग है। ठीक है, अब मसला असल में क्या है, हम ना यहाँ पे आदि थे एक काम करने के, 1 जुलाई या 30 जून लिख लो, चलो 30 जून 14 हम कहते थे जी डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल पहले निकालेंगे, वर्किंग नंबर 2 इसके लिए करते थे, याद है। उसके बाद इसी दिन बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल निकालते थे, उसी वर्किंग में से ये भी निकल आया करता था। और फिर 31 दिसंबर 14 पर डेप्रिसिएशन ऑफ रिमेनिंग बिल्डिंग्स भी निकाला करते थे, ऐसे ही है। इसके लिए हम वर्किंग 3 कर लिया करते थे। ठीक है, अब ये सारे काम हमने करने हैं, इंशाल्लाह आप कर लेंगे। असल में मसला जहां पे पहुंचाना है ना वो मैं जरा चेक करवा दूंगा आपको, बाकी सवाल आपको कोई मसला है नहीं इसमें। अच्छा, अब मैं साथ में दूसरी वर्किंग भी ओपन कर रहा हूं। उस वर्किंग में क्या करते थे, वर्किंग 2 में क्या करते थे, डेट डिस्पोजल को अलग से ले आते थे। ठीक है, और उसको अलग से डेट ऑफ सेल तक कर लेते थे। हाँ, लेकिन उसका सरप्लस ज़बानी वैसे मैंने निकलवा दिया है, निकल सकता है। यानी एक बात बताऊं अगर आपको, तो 2 स्टेप्स आप इग्नोर कर देना। पहले वाली 31 दिसंबर 13 पे डायरेक्ट रीवैल्यूड अमाउंट इसकी निकल सकती है डिस्पोज होने वाले की। कैसे कैसे उन्होंने खुद बताई हुई है। डिस्पोज होने वाली ऑफिस बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ। डिस्पोज होने वाली की कितनी बुक रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है जी, 31.92। ठीक है जी, और इसका अगर रीवैल्यूएशन सरप्लस निकालना है तो 31.92 माइनस कर दो वो बुक वैल्यू 27.72, कितना है 4.2। अब ये फिगर डायरेक्ट निकल आई है, किसी को कोई मसला तो पूछ ले मुझसे, मैं फिर भी बता देता हूं आपको। 2 स्टेप्स कोई एक्स्ट्रा करना चाहे तो वो ये कर ले, उसको नहीं पता लग रहा क्या हुआ है तो वो यूं कर ले। 31 दिसंबर 13 पर बुक वैल्यू थी 27 कितनी बताओ जरा, 72। इस बुक वैल्यू कंपेयर किया इस दिन रीवैल्यूड अमाउंट से, अपनी वर्किंग फॉर्मेट में डालिए ना। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन ये क्या आ गई बुक वैल्यू, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना आ गया इस दिन, रीवैल्यूएशन सरप्लस 4.2 आ गया। ठीक है, तो ये मैंने डायरेक्ट कर लिया था। ओके, तो ये ऊपर वाला काम जो है ये बेहतर तो है कि ना ही करें, डायरेक्ट कर लें। ठीक है, लेकिन अगर किसी को समझ ना आए तो मैंने पूरी तरह नहीं इसको खत्म किया, नजर भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि किस तरह से निकली होगी फिगर। ओके ठीक है, अच्छा अब इसको 30 जून 2014 पर डेप्रीशिएट करना है, ऐसा ही है। डेप्रीशिएट करना है 31.92 पर को करना है, 31.92 करना है, और रिमेनिंग लाइफ पर करना है, जो कि असल में मसला है सवाल में। बस क्या मतलब, चाहे डिस्पोज होने वाला एसेट है चाहे रिमेनिंग एसेट्स, इन सबको रीवैल्यूएशन के बाद किस पे डेप्रीशिएट करना होता है, रिमेनिंग लाइफ पे। वही सवाल में नहीं निकल सक रही। उसकी वजह क्या है, सवाल में लिखो डेट ऑफ परचेज इज मिसिंग, डेट ऑफ परचेज इज मिसिंग। अब हम रिमेनिंग लाइफ कैसे निकालेंगे, देयरफॉर वी विल कैलकुलेट रिमेनिंग लाइफ एज फॉलोज। वैसे आपको पता ही है कि वैसे पता तो है ना रिमेनिंग लाइफ निकलती कैसे है, रिमेनिंग लाइफ कैसे निकलती है, मैं सादा बात पूछ रहा हूं। मैंने ये रिमेनिंग लाइफ किससे निकालनी है, एज ऑन 31 दिसंबर 2000, क्योंकि इस दिन रिवैल्यूएशन हो रही है ना। तो बोलो 31 दिसंबर 14 पे रिवैल्यूएशन हो रही है ना। हाँ, तो फिर ध्यान करो ना क्या कह रहे हो। हमने रिमेनिंग लाइफ निकालनी है 31 दिसंबर 13 पे। रिमेनिंग लाइफ किस दिन निकालते हैं, रिवैल्यूएशन के दिन। भूल रहे हो बेसिक बातें, सवाल थोड़ा सा घूम जाते हैं सारे। ठीक है, इसीलिए रोज बोलता था एक बात, जो बात यहाँ पे उधर ही रोज बोलता था, मुझे पता नहीं था पढ़ने का। ठीक है, तो 31 दिसंबर 13 पे रिमेनिंग लाइफ चाहिए, तो आप कैसे निकालोगे, आप क्या करते थे, टोटल लाइफ माइनस लाइफ पास्ड टिल
टिल 31 दिसंबर 2013। लो भाई ये चीजें मुझे मिल जाएं, लाइफ भी निकल आएगी। अब सवाल के अंदर एक ही चीज गिवन है और वो है टोटल लाइफ 25। ये सवाल में गिवन है। अब अगर डेट ऑफ परचेज गिवन होती तो हम 31 दिसंबर 13 तक ऐसे करके साल गिनते फटाफट, वो यहां पर लिखते और रिमेनिंग लाइफ आ जाती। पर मसला यह डेट ऑफ परचेज ही तो मिसिंग है। अब हमें लाइफ पास निकालने के लिए थोड़ा सा सहारा लेना पड़ेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। कैसे, जरा गौर फरमाएं। तो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कौन सा है? वो कह रहा है ओसीएल यूजेस स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन व्हिच इज चार्ज फ्रॉम, वही मंथ पहला होगा दूसरा आखिरी नहीं होगा। स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है, लाइफ गिवन है 25 साल और कॉस्ट गिवन है 164.5। अगर मैं 164.5 को डिवाइड करूं 25 से तो क्या आंसर आता है? 2 पॉइंट एग्जैक्ट बताना है 6.58। ये फिगर क्या है? हाँ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ 1 ईयर आ गया हमारे पास। अब दूसरी चीज हमें क्या अवेलेबल है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये मैंने एक और सवाल में प्रैक्टिस करवाया था थोड़ा सा, ठीक है ना। अगर सवाल के अंदर एक साल की डेप्रिसिएशन हम निकालने में कामयाब हो गए जो कि 6.58 है और सवाल में 31 दिसंबर तक की डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है 164.6, तो अगला काम क्या करो? अगला काम ये करो कि इस टोटल जो एक्यूमुलेशन गिवन है इसको डिवाइड कर दो। हाँ, तो आपने क्या निकालना था? लाइफ पास्ट। उसके लिए आपने क्या किया? आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस उठाया। कितना है? 26.32। ये आज तक की 31 दिसंबर 13 तक की डेप्रिसिएशन है। अगर इसको पर ईयर डेप्रिसिएशन से डिवाइड करेंगे तो जितने साल गुजरे स्ट्रेट लाइन मेथड है वो निकल आएंगे ना। वो कितने हैं? 4 इयर्स। ठीक है, तो ये 4 इयर्स हमारे पास जैसे ही यहां पर निकले कड़िंग करके रिमेनिंग लाइफ आ गई 21। ये 21 असल में हमने यूज करना था, बाकी सवाल में कोई जान नहीं है। बाकी ये 21 यहां आएगा उस फिगर निकल आएगी, बुक वैल्यू निकल आएगी, यहां पर ये फिगर आ जाएंगी। रिमेनिंग कैसे निकलेगा? हाँ, ये भी एक छोटा सा कैच था, कैच नहीं था, समझाया हुआ था। जो सवाल हमने AL UL KL किए उनमें हम क्या करते थे जी? ये 1000 रुपए 10 की है तो डिवाइड बाय 10 इंटू 4 बिक गई, उसको इंटू 4 कर दिया, जो रह गई इंटू 6 कर दिया। लेकिन वहां पे दूसरा तरीका बताता था, ठीक है ना, यहाँ पे वो दूसरा लगना था। रीवैल्यूड अमाउंट टोटल कितनी है? टोटल 149.94। अब इसमें से बिकने वालों की कितनी है? 30। अब जब हमने वर्किंग 3 के अंदर डेप्रिसिएशन रिमेनिंग की निकालनी थी तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ना था? 149.94 डिवाइडेड बाय इतने मल्टीप्लाई बाय इतने नहीं कर सकते थे, बराबर था जो नहीं, तो कोई मसला नहीं, माइनस करते हैं 31.92। कितना आता है? वो जो भी आएगा उसको भी डिवाइड करना है किससे? 21 से। ऐसे ही सरप्लस टोटल कितना है? 11.76 माइनस करोगे ये 4.2। अब जो सरप्लस आएगा वो सिर्फ बची हुई बिल्डिंग्स का होगा, डिवाइड बाय 20 कर देना, उसको 21 कर देना। तो ये 21 का असल मसला था, बाकी सवाल वैसा ही है। ठीक है, तो इस सवाल को कंप्लीट आपने कर लेना है। ठीक है, और जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। होमवर्क के अंदर यही सवाल ही है। ठीक है जी, और आखिरी बात भी सुन ले जरा, अहम बात है। ऑनलाइन वालों को ये मसला नहीं है ना? ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। लेक्चर क्लोज करें।